हेलो दोस्तों, श्रेणी मोड में आपका स्वागत है। बिहार फायरमैन भर्ती 2021 का यह फुल मॉक टेस्ट है। टोटल 100 क्वेश्चन है और सभी प्रश्न का उत्तर भी बताते चलूँगा और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे भी समझाते चलूँगा। इसका कट ऑफ 70 रखा गया है। कोशिश कीजिएगा 100 में से कम 70 लाने के लिए। क्वेश्चन जो है ईजी से मॉडरेट लेवल का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं ये आपको बताना है। तो ये मिला है सुरकोटदा, सुरकुटड़ा या सुरकुटदा, कुछ भी बोल सकती है इसके। तो पहले के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। गुजरात के कच्छ जिले में यह महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है, ठीक। और यहाँ से घोड़े के जो अस्थि इसकी हड्डी का अवशेष मिले हैं। परंतु एक बात ध्यान में रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को अभी तक कोई स्वीकार नहीं किया गया है कि बड़े पैमाने पर घोड़ा पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसे क्वेश्चन ये दिया दे तो आपको ये लगा लेना है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। और सुरकोटड़ा की खोज जेपी जोशी ने किया था 1964 में, ये भी याद रखिएगा, ठीक। तो पहले के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं, ठीक। कौन से ऐसे तीन वेद हैं जो संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं, ये कौन से ऐसे वेद होंगे, ठीक। तो ये देखिए, ये वेद हो जाएंगे आपको ऋग वेद, यजुर्वेद और साम वेद। सबसे अंत में जाकर अथर्व वेद का आपको निर्माण हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद कौन सा है, ऋग वेद है। ये भी ध्यान में रखिएगा। दूसरे के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में इसकी किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। मैकियावेली के द प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है, ये आपको बताना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये भी पूछ सकता है कि द प्रिंस किसके द्वारा लिखा गया है, तो मैकियावेली के द्वारा लिखा गया है। और इसकी आपको जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, इसकी कौटिल्य को ही चाणक्य भी बोला जाता है, विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इनके द्वारा एक अर्थशास्त्र नामक बुक लिखा गया था जो कि शासन और प्रशासन और राजनीतिक पर आधारित था, ठीक। इसकी जो आपको तुलना की जाती है मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है, ठीक। तो आपको 3 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बुद्ध ने निम्न में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण में इसकी मृत्यु प्राप्त किया था। महापरिनिर्वाण बुद्ध की कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 के आंसर कुशीनगर। कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, या कुशीनारा भी पहले इसे बोला जाता था, ठीक। मृत्यु हुआ था। और ये सबसे पहले इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, ये बोध गया में हुआ था। और सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे, तो ये सारनाथ, जो वाराणसी के निकट सारनाथ है, वहां पर दिए थे। ये भी ध्यान में रखिएगा। तो 4 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा आंसर ग्रीक। देखिए, ग्रीक के लोग अनेक भारतीय नदियों, राजाओं और शहरों को अपनी भाषा में अजीब नाम रखते थे, ठीक। वैसे उच्चारण की दृष्टि से वो अजीब उच्चारण करते थे। जैसे कि वो पाटलिपुत्र को क्या बोलते थे, पोलीबोथरा बोलते थे। पाटलिपुत्र जो है, ठीक, उस समय प्राचीन राजधानी थी राजगिरी की, उसे पोलीबोथरा बोलते थे। मथुरा को मोटेरा बोलते थे, मथुरा को मोटेरा बोलते थे। ये भी याद रखिएगा। और बल्क को बैक्टीरिया बोलते थे। इसी बीच में आप देखिएगा कि ये आपको इंडिया को क्या, ये इंडिया किसको बोलते थे, तो भारत के लिए ये इंडिया का, क्योंकि इंडस नदी के किनारे आपको था जगह, तो इसलिए इसे इंडिया बोला जाता था उनके द्वारा, ठीक। और झेलम का नाम देखिएगा, झेलम का हाइडस्पस बोला जाता है, हाइडस्पस नाम दिया गया था झेलम का उनके द्वारा, ठीक। तो ये ग्रीक लोगों का नाम दिया हुआ है। 5 के आंसर क्या हो जाएगा, सी। पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई आपको बताना है कितना है। तो भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है, इसकी ये भारत हुआ, तो ऐसे पूर्व से लेकर पश्चिम, इसके अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक आप देखिएगा लंबाई आपको कितना है। और उत्तर से लेकर दक्षिण का भी, मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर आपको कन्याकुमारी में, इसकी लद्दाख से लेकर अब तो कन्याकुमारी तक आपको देखना होगा। तो ये आराम से लगा सकते हैं आंसर इसका। देखिए, पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है ये 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है ये आपको कितना है, ये 3214 किलोमीटर है। ये भी ध्यान में रखिएगा। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। इसमें से बताना है कौन सा मिलान सही नहीं है, ठीक। ध्यान से देखिए क्वेश्चन बताइए, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो ये हो जाएगा आपको शिमला। शिमला जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है, न कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये मिलान नहीं सही है। बाकी कोडाई कनाल तमिलनाडु में स्थित है, माउंट आबू जो है राजस्थान में स्थित है, और दार्जिलिंग क्या है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। दार्जिलिंग टी का भी आपको नाम जानते होंगे, जिसे जीआई टैग मिला था। और माउंट आबू तो आप जानते हैं, अरावली की जो चोटी है, उसकी ऊंची चोटी। आगे चलते हैं, जो गुरु शिखर वो माउंट आबू पर ही है। तो 7 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ढिलिका या दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था। ढिलिका या दिल्ली नगर की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है, ये आपको बताना है। तो ये जाता है तोमरों का। तोमर लोग थे, उन्होंने ढिलिका या दिल्ली नगर की स्थापना किया थी, ये ध्यान में रखिएगा। और देखिए, चंद्रबदाई की रचना पृथ्वीराज रासों में तोमर वंश के राजा जो है अनंगपाल के को बताया गया है कि ये दिल्ली के संस्थापक हैं।
ठीक, ये माना जाता है कि दिल्ली के संस्थापक है, इसे याद रखिएगा। और यहाँ पर याद रखिएगा, अगर पूछे आपसे कि आगरा की स्थापना किसने किया था, तो सिकंदर लोदी ने किया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, महमूद गजनबी के सभी आक्रमण 1000 ईस्वी से लेके 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण जो इसका 17वां आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो था, ये कौन था? ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो हुआ था, सबसे आपको महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ मंदिर के लूट लिया गया था इसके द्वारा। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण आक्रमण था, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पिपली घाट दारा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पिपली घाट दारा किस पर्वतीय भाग में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये अरावली में है, अरावली में है, ये अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है पिपली, और अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 10 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस संविधान से ली गई है? देखिए, मैं सभी ऑप्शन दिखाता हूं और आपको वीडियो रोक कर अपना आंसर लगाते रहना होगा और बनाते रहना होगा ये सेट। ठीक, तो हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस संविधान से ली गई है? तो ये लिया गया है आपको यूएसए के संविधान से, यूएसए के संविधान से न्यायिक समीक्षा की धारणा लिया गया है, न्यायिक पूर्वावलोकन की आपको धारणा लिया गया है, फंडामेंटल राइट लिया गया, वहीं से उपराष्ट्रपति का प्रावधान भी वहीं से किया गया है। तो ये सब याद रखिएगा, यूएसए के संविधान से। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, ये पूछ रहा है कि किस जो अनुच्छेद है, ये पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो अनुच्छेद अगर देता है तो आप आर्टिकल 32 लगा दिए, और अगर यहाँ पर भाग देगा तो प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ अगर अनुच्छेद देगा तो डायरेक्ट आपको क्या लगाना होगा? आर्टिकल 32 में है। ठीक, ये ध्यान में, संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है, जो 5 रिट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसे ही ये हृदय या आत्मा की संज्ञा दिए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि केंद्र सरकार की किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत के समेकित निधि जो है उससे राज्यों को सहायता के अनुदान देती है? ये आपके सामने ऑप्शन है, बताइए। तो इसमें आपको तो इसमें हो जाएगा वित्त आयोग, वित्त आयोग की सिफारिश पर। अभी 15वां वित्त आयोग जो गठित किया गया था उसके अध्यक्ष एन के सिंह है, यह भी याद रखिएगा। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 280 में इसका वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, किसके द्वारा चलाया जा सकता है? तो संसद के कोई भी सदन द्वारा ये इन पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए, आपको लग रहा होगा कि मैं फास्ट बता रहा हूं, तब वीडियो रोक कर आपको आंसर लगाकर फिर आंसर देख लेना होगा। ठीक, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताते रहता हूँ। ठीक, यह कौन तय करता है कि संसद में रखे जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? यह कौन तय करता है कि जो आपको संसद में रखे जाने वाला विधेयक है वो धन विधेयक है कि नहीं? ये कौन बताता है? ठीक, ये आपके सामने ऑप्शन है। ठीक, तो ये बताता है कौन? ये लोकसभा में अगर बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष, और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के अध्यक्ष बताते हैं कि ये धन विधेयक है कि नहीं। ठीक, तो 15 के आंसर क्या हो जाएगा? सी। और धन विधेयक या वित्त विधेयक जो भी आपको प्रस्तुत करने से पहले किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। और राज्य में अगर प्रस्तुत करना है राज्य की विधानसभा में तो राज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? महावीर स्वामी जो है, ठीक, ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक, वास्तविक तीर्थंकर के रूप में भी ये जाने जाते हैं। तो ये यति कब कहलाए थे, यह बताना है। ये यति कब कहलाए थे? ये यति कहलाए घर त्यागने के बाद। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। 16 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। तो महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई द्वारा किया गया था। ठीक, पंडित रमाबाई। सरोजनी नायडू ये भारत के प्रथम राज्यपाल थी, महिला राज्यपाल, ये भी ध्यान में रखिएगा। और प्रथम भारतीय ऐसी थी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 1856 में हिंदू विधवा विवाह कानून सम्मत बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका हुई? देखिए, कानून सम्मत बनाने में हिंदू विधवा विवाह जो है इसको महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? तो ये निभाया गया था आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। ठीक, 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हिंदू विधवा जो पुनर्विवाह था, यहाँ पर हिंदू विधवा विवाह कानून सम्मत बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका ईश्वर चंद्र विद्यासागर निभाए थे। और वहीं अगर राजा राममोहन राय की बात किया जाए तो जो 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका राजा राममोहन राय ने निभाया था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से किसे हिंदी या खड़ी बोली के जनक कहा जाता है? इसमें से बताना है किसे हिंदी या खड़ी बोली के जनक कहा जाता है। तो वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हिंदी या खड़ी बोली के जनक भी बोला जाता है। ठीक, और तबला के भी जनक इन्हें बोला जाता है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मुहावरा और जो लोकितिया है कहीं ना कहीं इनका ही योगदान है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? जो अष्टदिग्गज थे ये किस राजा से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो अष्टदिग्गज जो थे ये कृष्णदेव राय के जो आपको मंत्रिमंडल था उसमें थे, अष्टदिग्गज बोला जाता था। ये कृष्णदेव राय के जो आपको राज्य था उससे संबंधित है, यह ध्यान में रखिएगा, कृष्णदेव राय। तो 20 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये आपको
याद रखना होगा। अष्टदिग्गज इनमें से किस राजा से संबंधित है? तो कृष्णदेवराय। क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। भारत में अधिकतर कैसी बेरोजगारी है, ये आपको बताना है। तो देखिए, भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी है, ठीक, ये संरचना के कारण होने, जो संरचना बदलता है भारत में, अलग अलग जो संरचना बदलते रहता है, उसके कारण संरचनात्मक बेरोजगारी है। ठीक, संरचनात्मक बेरोजगारी है, यह ध्यान में रखिएगा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था के यहाँ संरचना बदलता है, वैसे वैसे यहाँ पर बेरोजगारी मतलब बदलती रहती है अपने रूप में। ठीक, तो 21 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है कि हवाला क्या है। हवाला क्या है, ये आप सुने होंगे बार बार, कहीं कहीं आप देखे होंगे या सुने भी होंगे। हवाला क्या है, ये आपको बताना है। तो हवाला क्या है, ये देखिए, विदेशी मुद्रा का विनिमय का अवैध व्यापार को ही हवाला कहा जाता है। ठीक, विदेशी मुद्रा का विनिमय का अवैध व्यापार क्या कहलाता है? हवाला कहलाता है। ठीक, नहीं बोला जाता कि हवाला का पैसा है, इसे मतलब कि सही में मतलब अच्छा पैसे में बदल को दो। या हवाला का वही पैसा होता है जो कि मतलब गलत तरीके से कमाया जाता है। ठीक, तो 22 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। जो भारत का राष्ट्रीय आय है, इसका मुख्य स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। इसकी कहाँ से सबसे ज़्यादा आता है, ये बताना है आपको। तो ये आता है सेवा क्षेत्र से, सेवा क्षेत्र से। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। आपको प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र आपको इकोनॉमिक के पता होगा, जिसमें प्राथमिक में कृषि आ जाता है, दूसरे में उद्योग आ जाता है, तीसरे में सेवा क्षेत्र आ जाता है। वैसे सेवा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय आय की आपको प्राप्ति होती है भारत में। ठीक, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक है। जो टीन का सबसे ज्यादा अग्रणी उत्पादक राज्य है, इसमें कौन है, ये आपको बताना है। तो टीन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ है ये जो है टीन के अग्रणी उत्पादक राज्यों में आता है, जिसका सुकमा देखिएगा, दंतेवाड़ा जिला देखिएगा, यहाँ पर टीन सबसे ज्यादा होता है। और नक्सली हमला भी दंतेवाड़ा और सुकमा में ही फिलहाल आप सुने होंगे कि सबसे ज्यादा वहीं होता भी है। ठीक, तो 24 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक जो है ये एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। जो सर्वोदय योजना है, इसके प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, ये आपको बताना है। तो सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के भी नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। ये ध्यान में रखिएगा। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सूर्योदय योजना का प्रारूप इनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। जो भूगोल के फादर ऑफ आपको ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, आपके सामने ऑप्शन है। तो भूगोल के जनक जो कहा जाता है, ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल के जनक कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए कुछ जनक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूं। जैसे भूगोल के जनक हिकेटियस को कहा जाता है। वर्तमान भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है, वर्तमान भूगोल के जनक। व्यवस्थित भूगोल के जनक एरिस्टोस्थनीज को कहा जाता है, व्यवस्थित भूगोल के जनक। ठीक, ज्योग्राफिका शब्द का प्रथम प्रस्तावक किसने था? तो ये भी आपको एरिस्टोस्थनीज था, ज्योग्राफिका। ठीक, भौतिक भूगोल के जनक किसे बोला जाता है? तो डोनियम को बोला जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, भौतिक भूगोल के जनक। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा जाता है। किसे प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा जाता है, ये आपके सामने ऑप्शन है। निम्नलिखित में किसे प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा जाता है? तो ये अग्नि जो चट्टान है, जो कि शुरू आपको ज्वालामुखी क्रिया द्वारा ही निकलता है अग्नि चट्टान, फिर वो आपको जमा उमा हो जाता है। ठीक, तो 3 प्रकार के चट्टान होते हैं, अग्नि होते हैं, अवसादी होते हैं और क्यांत्रित होते हैं। क्यांत्रित वही होते हैं जो अवसादी या आपको अग्नि चट्टान का रूप बदल देता है। ठीक, और अवसादी वो होते हैं जो कि अग्नि चट्टान है या आपको कोई भी चट्टान है वो टूट फूट कर एक जगह जमा हो जाता है, अवसाद के रूप में अवसादी चट्टान हो जाता है। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा। अग्नि चट्टान क्या है? एक प्राथमिक चट्टान है। ठीक, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 29 देखिए कि लदांग चलवासी कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है। जो लदांग चलवासी आपको कृषि किया जाता है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये मलेशिया से संबंधित है, मलेशिया से। ठीक, ये क्या देखिए, लदांग जो है ये एक प्रकार का स्थानांतरणीय कृषि है। इसकी जैसे झूम कृषि नहीं होता, एक स्थान पर कीजिए दूसरे स्थान पर फिर चले जाइए, उसका उर्वरकता खत्म हो जाता है। तो वैसे ही एक आदिम प्रकार की कृषि है जो कि मानव द्वारा अदर पूर्ति के लिए, इसकी अनाज पूर्ति के लिए ये किया जाता है, अनाज उगाने के लिए किया जाता है। और इसे इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? मलेशिया हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जैसे कि हमारे भारत में ही पूर्वी आपको देखिएगा, पूर्वी भारत में जो राज्य असम उसम हुआ, मेघालय हुआ, वहाँ पर आप देखिएगा तो एक कृषि किया जाता है, स्थानांतरणीय कृषि। ठीक, ये आपको एक स्थान पर कर दूसरे स्थान पर चला जाता है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में कौन से विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में कौन से विश्व की सबसे बड़ी झील है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील या विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर आपको विश्व की सबसे बड़ी झील है, ये याद रखिएगा। और ये आपको मध्य एशिया में स्थित है और ये खारे पानी की झील है। इसकी आपको सागर है तो खारा पानी होगा ही। और ये एक प्रकार का झील है, इसके चारों ओर स्थल से घिरा हुआ है, इसलिए ये झील है। और मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील आपको कौन हो जाएगा? सुपीरियर झील हो जाएगा, सुपीरियर झील हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 31 है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन देखिए ये सब है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, आपके सामने बताना है। तो सौर प्रणाली की खोज जो किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक, तो ये किया गया था सौर सौर प्रणाली की खोज जो किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था कोपरनिकस द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आराम से आप लगा लीजिएगा, डी। जेल बेड वाला टेलीविजन की खोज किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। कोपरनिकस ने ही बताया था कि सूरज जो है, ये आपको पहले लोग बताते कि पृथ्वी केंद्र है और सूरज उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ठीक, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि ये कोपरनिकस ने बताया कि सौर प्रणाली की खोज कर कर बताया कि सूरज केंद्र में है और चारों तरफ उसके ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक, ये सब याद रखिएगा। तो 31 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? जो हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है, ये आपको बताना है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है, तो ये मिलती है नाइट्रोजन। 78% के करीब नाइट्रोजन मिलता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 के आंसर ए हो जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ कौन कौन गैस मिलता है। यहाँ देखिए, पृथ्वी के चारों ओर घिरे वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। आयतन के अनुसार वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन 78.07%, ऑक्सीजन उसके बाद आपको मिलता है 20.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, इसका भी परसेंटेज याद रख लीजिएगा, 0.03% है। और आर्गन अकरीय गैस में सबसे ज़्यादा आपको आर्गन मिलता है जो कि 0.93% होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 है कि दाफला और सियम्पो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? दाफला और सियम्पो जो जनजाति है ये किस प्रदेश में पाई जाती है? तो वहाँ के मूल जनजाति है, ये कहाँ के मूल जनजाति है? तो भारत के सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, आप समझ गए होंगे, जहाँ की आपको जो रेशियो घनत्व है, इसकी पॉपुलेशन रेशियो भी आप कह सकते हैं या पॉपुलेशन डेंसिटी बोल सकते हैं, वो सबसे कम है, तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आपको कौन से दफला और सियम्पो जनजाति मिलता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि वह राज्य जहाँ सुल्तानपुर पश्चिम बिहार स्थित है, वह राज्य कौन सा है जहाँ पर सुल्तानपुर पश्चिम बिहार स्थित है, यह बताना है आपको। तो वह राज्य कौन सा है जहाँ पर सुल्तानपुर, तो ये आपको स्थित है, आपको ये बताना है। तो ये आपको कहाँ पर स्थित है, ये गुड़गांव में स्थित है। ये जगह यहाँ पर राज्य नहीं, ये जगह हो जाएगा, जगह में इसे गुड़गांव आपको हरियाणा में पड़ जाएगा। ठीक, तो ये गुड़गांव में स्थित है, सुल्तानपुर पश्चिम बिहार। ठीक, सुल्तानपुर देखिए, सुल्तानपुर इसका पहले पार्क था, ये नेशनल पार्क जो है गुड़गांव में स्थित है। और सुल्तानपुर जो है 1972 में इसे वाटर वर्ल्ड रिजर्व के रूप में घोषित किया गया, और इसे सलीम अली पक्षी बिहार के नाम से भी जाना जाता है। कौन से? सलीम अली पक्षी बिहार के नाम से भी जाना जाता है। 1989 में नेशनल पार्क इसे बनाया गया था, और यह केवल पक्षी के लिए बिहार ही था। ठीक, यहाँ पर साइबेरियन सारस भी मिलता है, देखिएगा बड़े स्तर पर प्रसिद्ध है ये इसके लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गुड़गांव। 34 का आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये बताना है। विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? निम्नलिखित में कौन विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो आपको पता है कि विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये आपको दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलेगा। ठीक, ये आपको सहारा हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो हो जाएगा ये राजस्थान वाले क्षेत्र में मिलेगा, जो कि थार मरुस्थल है। ठीक, तो इसका भी आंसर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा तो। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, जिसे कैग बोला जाता है। कैग आपको CAG ये पूछ रहा है कि नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है आपको भारत में। ठीक, ये भी एक संवैधानिक बॉडी है, और इसकी जो नियुक्ति किया जाता है ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ज़्यादातर देखिएगा जो भी संवैधानिक संस्था है उसके प्रमुख या उसके सदस्यों की नियुक्ति आपको राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है केंद्र स्तर पर। ठीक, तो 36 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश देता है? ये बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठित करने का अनुच्छेद देता है भारतीय संविधान का। ठीक, आपके सामने सभी आर्टिकल है, ध्यान से आर्टिकल को देखिए और फिर बताइए। ये आर्टिकल देखिएगा DPSP मिलेगा। DPSP जो हमारे है आर्टिकल मिस की राज्य के नीति निश्चित तत्व, वो हमारे संविधान के भाग 4 में है। भाग 4 में मिस की वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपको कौन? DPSP इसके राज्य के नीति निश्चित तत्व है। अब वहाँ पर देखिएगा तो ध्यान से आप देखिएगा आर्टिकल 40 में ही बताया गया है ग्राम पंचायत गठन करने का। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, C। और आपको पता है कि इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट किया गया था नगौर जिला जो है राजस्थान के, वहाँ से फिर आपको आंध्र प्रदेश से फिर स्टार्ट किया गया। इसके आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य वो था। ठीक, ये आपको 1959 में, उस समय आपको प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय आपको 2 अक्टूबर 1999 में, आप कीजिएगा 1999 हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1999 में जब देश आज़ाद हो गया था आपको 1947 के बाद, तो जवाहरलाल नेहरू उस समय आपको प्रधानमंत्री थे। और वहीं 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी की आपको जन्मतिथि होता है उसी के उपलक्ष्य में ये आपको ग्राम पंचायत का इसकी पंचायती राज व्यवस्था का गठन करते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्राम पंचायत के बारे में आर्टिकल 40 में पहले ही दिया जा चुका था, और फिर संवैधानिक दर्जा जो दिया गया आपको पंचायती राज व्यवस्था का वो 73वां संविधान संशोधन द्वारा, और नगर वाला जो निगम है नगर पालिका वाले का, इसको 74वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कुचिपुड़ी किस राज्य के नृत्य शैली है? जो कुचिपुड़ी है ये किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ये देखिए, ये कुचिपुड़ी जो है ये आपको आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य शैली है। ठीक, ये याद रखिएगा, C हो जाएगा इसका। कथकली हुआ,
मोहिनी अट्टम हुआ, ये सब केरल की शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम तमिलनाडु के सबसे प्राचीन आपको शास्त्रीय नृत्य में आता है। भारतनाट्यम जो तमिलनाडु से संबंधित है। कथक, कथक और कथकली में अंतर है। कथकली आपको केरल से हो जाएगा, लेकिन वही कथक उत्तरी भारत या उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है। सप्तरथ मंदिर ये बताना है कहाँ पर अवस्थित है, ये आपके सामने है, 7 रथ वाला मंदिर। तो ये सप्तरथ जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपके सामने ऑप्शन है। ठीक, तो ये जो मंदिर स्थित है ये आपको कहाँ पर स्थित है, सप्तरथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 39 का आंसर हो जाएगा आपको डी। 39 का आंसर हो जाएगा डी, महाबलीपुरम में स्थित है। और इसके निर्माण किसने कराया था, ये सबसे पहले है कहाँ था, ये तमिलनाडु में है। ठीक, और इसके निर्माण किसने कराया था, तो इसके निर्माण जो किया गया था ये किया गया था नरसिम्हा वर्मन प्रथम द्वारा, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कि निम्नलिखित में किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी को जादूगर कहा जाता है और इनके ही जन्म तिथि पर हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये है मेजर ध्यानचंद्र को। क्यों बोला जाता था, तो अब देखिए जब देश हमारा आज़ाद नहीं था उस समय आपको कॉलोनी था ब्रिटेन का, तो उस समय देखिएगा 1928 में जो एम्स्टर्डम ओलंपिक हुए थे, फिर 1932 में जो लॉस एंजल्स ओलंपिक हुए थे, और फिर 1936 में जो बर्लिन ओलंपिक हुए थे। लगातार 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जितवाए थे यहीं आपको मेजर ध्यानचंद्र। ठीक, और ये हॉकी से संबंधित थे, इसलिए इनके जन्म तिथि पर हम लोग खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म तिथि आपको 29 अगस्त को पड़ता है, तो खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कि अभिमुख निर्वाचन आयुक्त कौन है। अभिमुख निर्वाचन आयुक्त कौन है, आपको पता है कि आपके सिलेबस में करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, और जैसे जैसे मैं सेट लाते चलूंगा उसमें करंट अफेयर की संख्या और भी बढ़ाते चलूंगा। तो अभिमुख निर्वाचन आयुक्त ऐसे पूछ सकता है कि अभी देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में चुनाव चल रहा है। ठीक, तो अभिमुख निर्वाचन आयुक्त जो है ये आपको सुनील अरोड़ा है। ठीक, सुनील अरोड़ा है, ये ध्यान में रखिएगा। अन्य निर्वाचन जो है ये आपको सुशील चंद्रा अशोक लवासा थे। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सुनील अरोड़ा जो है अभिमुख निर्वाचन आयुक्त है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 देखिए किस अभिनेता को 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलेगा। किस अभिनेता को, अभी फिलहाल ही 3 दिन पहले घोषित किया गया है कि 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस अभिनेता को मिलेगा। तो ये साउथ के सबसे बड़े में इसकी दक्षिण भारत के सबसे बड़े ये आपको ये है, ठीक, हीरो है और सभी लोग इनको जानते होंगे। ये रजनीकांत है। रजनीकांत को आपको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है फिल्म जगत के क्षेत्र में, आप देखिएगा भारत में दिया जाता है। इससे पहले अमिताभ बच्चन को दिया गया था 50वां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 51वां मिलेगा आपको रजनीकांत को। ठीक, तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कि किस देश के राष्ट्रपति ने H1B वीजा प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था। आपको पता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो उस समय H1 वीजा पर प्रतिबंध आपको लगा दिए थे। ठीक, अभी जो आए हैं जो बाइडेन जो राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, वो आपको H1 वीजा पर से प्रतिबंध हटा दिए हैं। अब यहाँ के नागरिक जो भी होंगे वो जाकर आराम से जो अमेरिका में है उनको वीजा मिल जाएगा बिजनेस करने के लिए या वहाँ पर जॉब करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके 43 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अमेरिका होगा, यूएसए होगा। यूएसए ने ही प्रतिबंध हटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। बिहार में जो सूर्य मंदिर है, छठ के समय लोग यहाँ पर छठ करने काफी लोग जाते हैं। तो ये सूर्य मंदिर जो है ये औरंगाबाद जिला में है, बिहार के देव में स्थित है। कहाँ पर, देव में। सबसे पहले यहाँ पर बिहार में निकलते हैं सूरज, इसलिए ये प्रसिद्ध है। तो 44 का आंसर ए हो जाएगा, देव में। क्वेश्चन नंबर अब 45 देखिए कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो बिहार की जनसंख्या देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरे स्थान पर आता है। सबसे ज्यादा भारत में जनसंख्या आपको उत्तर प्रदेश के है, उसके बाद महाराष्ट्र का आता है और तीसरे पर बिहार आता है। लेकिन जनसंख्या घनत्व के हिसाब से पहले स्थान पर बिहार आता है। जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए, इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी की बात किया जाए तो 2011 जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितना प्रतिशत था, तो 8.6%। 8.6% था, यह भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, पूरे भारत की जनसंख्या का बिहार, ये ध्यान में रखिएगा, बिहार की जनसंख्या। तो 45 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है क्योंकि आपके सिलेबस में इंग्लिश भी है और बेसिक इंग्लिश है, ध्यान से पढ़िएगा तो आप आराम से लगा लीजिएगा। ठीक, बेसिक आसान इंग्लिश है और इंग्लिश से भी क्वेश्चन आपको कराना होगा क्योंकि प्रैक्टिस कीजिएगा तभी जाकर आप आराम से 80+ कर कराइएगा। चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूएटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। ये आपको बताना है कि सेम मतलब समानार्थी शब्द बताना है, माने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बस इतना याद रखिए। द स्टडी ऑफ मैप्स, स्टडी ऑफ मैप्स को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक, तो स्टडी ऑफ मैप्स को क्या बुलाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे तो उसमें ये पढ़े होंगे, इसे बोला जाता है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी बोला जाता है स्टडी ऑफ मैप का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके आंसर आप आराम से लगा सकते हैं, डी। क्वेश्चन नंबर 47 से देखिए कि व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के एंटोनिम्स क्या होगा, ये आपको बताना है। एंटोनिम मींस की आपको विपरार्थक शब्द होता है, एंटोनिम्स मींस होता है विपरार्थक शब्द। तो आपको क्या बताना है कि व्हाट इज एंटोनिम ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का एंटोनिम क्या होगा, ये बताना है। ठीक, तो एंटोनिम ऑफ एग्रीमेंट हो जाएगा आपको डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट को ही डिस्कॉर्ड भी बोला जाता है। ठीक, तो ये आपको क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट का एक आपको एंटोनिम, इसकी विपरार्थक शब्द हो जाएगा। इसके आंसर हो जाएगा 47 का सी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, एज ही प्रूव्ड इनएफिशिएंट द कंपनी हिम। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर आपको भरना है एज ही प्रूव्ड इनएफिशिएंट द कंपनी हिम, ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा एक्सपेल्ड। एज ही प्रूव्ड
इनएफिशिएंट द कंपनी एक्सपेल्ड हिम। ठीक, ये यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 49 है कि व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ पैराडॉक्स। साइनोनिम्स होता है आपको समानार्थक शब्द। ठीक, तो ये बताना है व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स के साइनोनिम क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका होता है मिस्ट्री। मिस्ट्री हो जाएगा, साइनोनिम्स की समानार्थक शब्द होता है तो मिस्ट्री इसका हो जाएगा। 49 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है कि विच ओनली वन इज मिस स्पेल्ड, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। मिस की एक आपको इसमें से बताना है जिसका मिस स्पेल्ड, मिस की गलत तरीका से उसका मीनिंग लिखा गया है। ठीक, यहाँ पर देखिए आइडियोलॉजी सही लिखा गया है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर ये भी आइडियलाइज सही लिखा गया है। ये आपको यहाँ तक डी वाला भी सही लिखा गया है, लेकिन बी वाला में देखिए, बी वाला में क्या कर दिया गया है, बी वाला जो यहाँ पर लिखा गया है उसमें क्या किया है कि यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर एस की जगह पर सी होगा। ठीक, और यहाँ पर एस लिखा हुआ है। ठीक, ये आपको याद रखिएगा, आइडियोशी होता है, आइडियोशी सी यहाँ पर सी वाई होता है, तो ये आपको गलत लिखा गया है, बी हो जाएगा इसका आंसर। यही पूछ रहा था कौन सा मिस स्पेल्ड है, तो बी हो जाएगा। देखिए हिंदी से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और सारा सिलेबस आपके दिया हुआ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं क्वेश्चन बनाया हूँ। सबसे पहला सिलेबस में ही आप देखिएगा कि आपको दिया हुआ है स्वर और व्यंजन के बारे में और वर्णमाला के बारे में। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सा, ये आपको बताना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सा इसमें से है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। और वर्णों के समूह को क्या बोला जाता है, वर्णमाला बोला जाता है। और वर्णमाला जो है दो भाग में डिवाइड किया गया, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो 51 के आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कौन से शुद्ध तरीका से लिखा गया है, तो आप उन्नति या उन्नत लिख कर देखिए। तो उन्नति आपको कैसे लिखा जाएगा, तो उन्नति, उन्नति आपको ऐसे लिखा जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आराम से लगा लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपको देख सकते हैं 53 है कि सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ये आपको रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, मैं हिंदी से रिलेटेड सारा आपको कराने वाला हूँ। कल हिंदी से मैं वर्णमाला आपको कराया था, तो वो देख लीजिएगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा सारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद कौन हो जाएगा, तो सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सप्तधन ऋषि। सप्तधन ऋषि हो जाएगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सप्तधन ऋषि। क्वेश्चन नंबर 54 के प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात में कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया, उपसर्ग उसे कहा जाता है जो शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय उसे बोला जाता है जो शब्द के बाद में लगता है और उसका शाब्दिक अर्थ बदल देता है। तो प्रख्यात में प्र लगा है ख्यात में, तो ये प्रख्यात बन गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, इसके आंसर आराम से आप लगा सकते हैं, सी, प्रख्यात। आगे देखिए, समास से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का पूछेगा क्योंकि आपके सिलेबस में दिया है। तो जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, मीन्स की कोई भी पद प्रधान ना हो जिस समास के, वो कौन सा समास कहलाता है। मीन्स की दोनों पद अप्रधान होंगे तो कोई तृतीय पद हो जाएगा उसका प्रधान। ठीक, तो ये आपको कहलाते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि, जैसे एग्जांपल के थ्रू हम बोले कि दशानन, दशानन में देखिएगा कि 10 है आनंद जिसका, मीन्स की 10 सिरों वाला, तो आप देखिएगा दोनों पद में कोई प्रधान नहीं, मीन्स की दशानन मीन्स रावण होता है, तो तीसरा मीनिंग निकल गया, तीसरा पद प्रधान हो गया, तो वहीं आपको बहुब्रीहि समास हो जाता है, दशानन। ठीक, ये 55 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए कि परीक्षा शब्द निम्न में वर्गों में से किस वर्ग में आता है। परीक्षा जो शब्द है ये निम्न वर्गों में किस वर्ग में आता है, ये आपको बताना है। तो परीक्षा आपको आता है, देखिए परीक्षा संस्कृत की तरह आपको बोलचाल में ही पता चल रहा है। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में आ गए हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, उसे हम लोग तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे कि अग्नि हुआ, क्षेत्र हुआ, वायु, रात्रि, सूर्य आदि ये सब, और वैसे ही परीक्षा, ये सब क्या हो जाएंगे, तत्सम शब्द हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57 है कि आंसू का बहुवचन क्या है। आंसू का बहुवचन क्या है ये आपको बताना है। तो आंसू का बहुवचन क्या है ये आपको बताना है। तो आंसू का बहुवचन हो जाएगा आंसू है, आंसू हो जाएगा, ये इसके आंसर 57 के आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए कि शत्रु का प्रवाची शब्द है। शत्रु का प्रवाची शब्द कौन सा होता है ये आपको बताना है। प्रवाची में इसकी समानार्थक शब्द, तो शत्रु का प्रवाची शब्द हो जाता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अरि हो जाएगा। शत्रु की जगह आप अरि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 58 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ शत्रु का और कौन कौन का होता है। तो वो वैरी हो जाता है, रिपु हो जाता है, अरि होता है, अमित्र होता है, विपक्षी होता है, प्रतिपक्षी होता है, दुश्मन होता है, अराती होता है, ये सब क्या हो जाता है, ये आपको किसका होता है, तो ये आपको शत्रु का प्रवाची शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द, ज्येष्ठ मीन्स की बड़ा होता है, तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द छोटा होगा, छोटा मीन्स की कनिष्ठ हो जाएगा, ज्येष्ठ का विलोम शब्द कनिष्ठ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, छुछुंदर के सर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या है। मुहावरा आप सुने होंगे बार बार, ये कि छुछुंदर के सर पर चमेली का तेल, इसका मतलब क्या होता है। आपके सिलेबस में मुहावरा है, लोकीतिया है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। छुछुंदर के सर पर चमेली का तेल, कहाँ राजा भोग कहाँ गंगवा तेल, ये आप सुने होंगे गाना भी। तो ये होता है कि अयोग्य व्यक्ति को, यहाँ पर देखिए अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाता है, वहीं बोला जाता है कि छुछुंदर के सर पर चमेली के तेल। 60 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि ट्रांजिस्टर में किस अर्धचालक का प्रयोग होता है। ट्रांजिस्टर में जो अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है आपको जर्मेनियम। जर्मेनियम प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर में। और आपको याद रखना चाहिए कि सोलर प्लेट हुआ या आपको जो चिप होता है उसमें एक अर्धचालक जो है सिलिकॉन, उसका प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, और ये इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की
स्वार्थिक गुरुत्वाकर्षण नियम प्रस्तुतकर्ता कौन है? स्वार्थिक गुरुत्वाकर्षण के नियम जो दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको बताना है। तो ये दिया गया था, आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा। जो 3 आपको लॉ भी दिए थे, गति के 3 लॉ, आप समझ गए होंगे आप, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था न्यूटन द्वारा। स्वार्थिक गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन द्वारा दिया गया था। और ये जो नियम दिया गया था इसमें आपको फॉर्मूला दिया गया था F बराबर जी, यहाँ पर जी का मान पूछ सकता है, जी कॉन्स्टेंट का मैं बताऊंगा, m1 इंटू m2 बटा में आर स्क्वायर। ठीक, कहने का मतलब कि कोई दो वस्तु के बीच जो आपको आकर्षण बल होता है उसके द्रव्यमानों के गुणनफल में, इसकी आपको मान लीजिए m1 है m2 है, उसमें इसकी एक वस्तु और दूसरा वस्तु, एक का m1 है दूसरा का m2 है, तो ये दोनों का गुणनफल और उसके बीच की दूरी के आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको उसके जो बीच की दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती के स्क्वायर होता है, इसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर जी का वैल्यू पूछ सकता है, जी कॉन्स्टेंट होता है बड़ा वाला जी, इसका अगर वैल्यू पूछता है तो इसका होता है 6.67 इंटू 10 के पावर -11, ये याद रखिएगा, -11 होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो ये ध्यान से रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति या दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो, ये आपको बताना है। ठीक, ये कौन सा न्यूटन के गति के नियम कहलाता है? न्यूटन के गति के नियम ये कौन कहलाता है कि कोई भी वस्तु या तो गतिशील है तो गतिशील रहेगा, या स्थिर है तो स्थिर रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। ठीक, तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन चारों का चारों है, ये कहलाता है जड़त्व के नियम या न्यूटन के फर्स्ट नियम बोला जाता है इसे। क्या? न्यूटन के गति के, आपको गति के विषय के, अब यहाँ पर देखिए न्यूटन गति के विषय के प्रथम नियम। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम बोला जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोला जाता है इसे, या आप याद रखिएगा। या जड़त्व के नियम भी 63 के आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए कुछ मैं बता देता हूँ यहाँ से। ठीक, देखिए, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति या दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो, न्यूटन के प्रथम नियम कहलाते हैं। ठीक, वैसे ही किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है और परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस आपको दिशा में बल लगाया जाता है, तो इसे न्यूटन की द्वितीय नियम कहा जाता है। ठीक, और फिर तृतीय नियम, इसकी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन के तृतीय नियम कहलाता है। जैसे कि बंदूक से गोली चलाइएगा तो पीछे तरफ धक्का होता है, ठीक, गोली जब भी चलता है, या पानी में तैरिएगा तो तैरते रहिएगा, वो भी आपको न्यूटन के गति के तृतीय नियम ही लागू होता है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 64 कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जो बेरी बेरी रोग होता है ये किस विटामिन की कमी से होता है, ये आपको बताना है। तो बेरी बेरी जो रोग होता है ये विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसका नाम क्या है? तो थायमिन नाम है विटामिन B1 का। 64 के आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विटामिन B1 कमी से बेरी बेरी रोग होता है, इसका रासायनिक नाम थायमीन है। यह फल, चावल, अंडा, मांस, दूध इसमें आपको मिलता है। ठीक, वहीं विटामिन ए देखिए, विटामिन ए का नाम है आपको रासायनिक नाम रेटिनोल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको इसके कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग हो सकता है, बहुत खतरनाक आंख की बीमारी है रतौंधी रोग, जिसमें दिखाई नहीं देता है रात को व्यक्ति को। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। विटामिन ए सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो गाजर में मिलता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, गाजर में सबसे ज़्यादा मिलता है, फिर सेव में मिलता है। विटामिन सी जो है खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन सी का नाम ही एक्सकॉर्बिक एसिड, इसकी एक्सकॉर्बिक अम्ल इसका नाम है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी आपको कमी से आपको देख सकते हैं कि स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से, और ये खट्टे फलों में ज़्यादा मिलता है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें कहाँ मिलता है विटामिन सी, तो ये आंवला में सबसे ज़्यादा मिलता है। फिर हम बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनिन, फिलोक्विनिन इसका विटामिन के का नाम है। और विटामिन के जो है इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसकी ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है। अगर विटामिन के की कमी रहेगा तो इसकी चोट लगेगा, ब्लड गिरेगा तो ये गिरते रहता है। ठीक, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरल, टेकोफेरल नाम है विटामिन ई का आपको रासायनिक नाम। और इसकी कमी से क्या हो, पुरुष और महिलाओं में जन्म शक्ति क्या होती है? आपको क्षण मतलब कम हो जाती है, जनन शक्ति जो होती है। ठीक, जनन आपको शक्ति जो होती है ये आपको कम हो जाती है विटामिन ई की कमी से पुरुष महिला में। ठीक, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी का कैल्सीफेरोल है, ये आपको मछली के तेल में या सूरज के धूप में पाया जाता है। अंडा में, मक्खन में ये विटामिन डी प्रचुर मात्रा पर पाया जाता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है, बच्चों में रिकेट्स हो सकता है, और वयस्क जो बड़े हैं उनमें ऑस्टियोमलेशिया रोग हो सकता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 65 की दांत का शिखर बना होता है, जो दांत का शिखर होता है वो किसके बना होता है? तो दांत का जो शिखर बना होता है ये किसके बना होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने है। तो देखिए जो बना का आपको आएगा कि दांत का शिखर किससे, तो ये डेंटाइन से बना होता है। पूरा दांत के अंदर ही जो मौजूद रहता है वो डेंटाइन मौजूद रहता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, डेंटाइन का बना होता है। और दांत के बाहरी जो परत होते हैं ना, जो बाहरी परत होते हैं उसे एनामिल कहा जाता है। और वो शरीर के सबसे बड़ा मतलब सबसे कड़ा और मजबूत पार्ट होते हैं एनामिल, उस दांत के जो बाहरी वाले परत होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, और दांत के जो आपको अंदर वाले भाग होते हैं उन्हें डेंटाइन बोला जाता है। तो दांत डेंटाइन के बना होता है, ये सब याद रखिएगा। एक काइटिन भी आता है, काइटिन यहाँ पर देखिए काइटिन क्या होता है। ठीक, तो काइटिन देखो कीटों के बाहरी आवरण जो होता है वो काइटिन से ही बना होता है। जो अलग अलग कीट जो होते हैं, कीट पतंगे, उनके जो बाहरी आवरण होता है जो कड़ा होता है वो काइटिन के बना होता है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी?
पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। पेनिसिलिन की खोज जो किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। ये ध्यान में रखिएगा, छाछठ के आंसर भी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं टीबी और हैजी की खोज जो किया गया था ये रॉबर्ट कोच द्वारा किया गया था, टीबी और हैजी का। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 है कि अमोनिया के सृजन में काम आने वाली गैस है। तो अमोनिया के सृजन में काम आने वाली गैस आपको बताना है कौन सा है। तो अमोनिया के सृजन में काम आने वाली गैस का नाम है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है। ऑब्वियसली सी बात है NH3 होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का निर्माण करता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। अमोनिया जो है औद्योगिक पैमाने पर हैबर विधि द्वारा निर्माण किया जाता है। हैबर जो विधि है उसके द्वारा, और इसका अमोनिया का इस्तेमाल देखिएगा बड़े पैमानों पर खेत में भी किया जाता है, यूरिया निर्माण में किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। ठीक, ये सब याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। जो स्टील, अगर स्टील है उसको कठोर करना है तो उसको करने के लिए क्या बढ़ाई जाएगी, इसमें से आपको बताना है। ठीक, किसकी मात्रा? तो स्टील को अगर कठोरता प्रदान करना है तो इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। ठीक, तो 68 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 69, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको फार्मूला क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसमें फार्मूला क्या होगा ये आपको बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है ये आपको बताना है। ठीक, तो ये जो होता है ये होता है आपको CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है। और ये प्राप्त कैसे किया जाता है? तो जिप्सम को जब 120 डिग्री पर गर्म किया जाता है, जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? तो जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ये होता है आपको जिप्सम का फार्मूला, और इसी को 120 डिग्री पर गर्म कीजिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। तब ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, चलिए मैं आपको करा देता हूँ। जैसे साधारण नमक का पूछ सकता है फार्मूला, तो NaCl होता है। ठीक, NaCl साधारण नमक का होता है जो खाने वाला है। आपको खाने का सोडा, माफ कीजिएगा, खाने का सोडा जिसे बेकिंग सोडा बोला जाता है, NaHCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका फार्मूला होता है। यहाँ पर देखिए धोन सोडा, धोन सोडा का आपको होता है वाशिंग सोडा जिसे बोला जाता है। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ये फार्मूला होता है इसका। वैसे कास्टिक सोडा यहाँ पर देख सकते सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है कास्टिक सोडा, जिसका फार्मूला होता है NaOH। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपको 70 शुद्ध सोना की माप है। शुद्ध सोना कितने कैरेट के होते हैं, या शुद्ध सोना की माप क्या होता है? तो ये 24 कैरेट का होता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, शुद्ध सोना बहुत आघात वर्धनीय होता है। और शुद्ध सोना आपको देखिएगा कि स्वतंत्र अवस्था में सोना मिलता भी है। और यहाँ पर देखिएगा 75 कैरेट अगर माफ कीजिएगा, अगर 18 कैरेट का सोना होगा तो उसमें शुद्ध सोना कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। वहीं आप देखिएगा 9 कैरेट आपको माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये 6 आपको 6 कैरेट देखिए, 12 कैरेट देखिए, 18 कैरेट देखिए, 24 कैरेट देखिए। ठीक, 24 होगा तो 100% सोना होगा, 18 जब होगा तो 75% होगा, 12 होगा तो यहाँ पर 50% होगा, और 6 कैरेट का होगा तो उसमें 25% सोना होगा। ठीक, क्योंकि 24 आपको कैरेट के सोना जो होगा उसमें शुद्ध सोना में इसका 100% सोना होता है। क्वेश्चन नंबर 71 के रासायनिक रूप से शुद्ध शुष्क हिम होती है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ड्राई आपको इसकी आइस किसे बोला जाता है? या शुष्क जो आपको हिम होती है ये क्या होती है? तो ये आपको ड्राई CO2 होता है। इसकी ठोस जो CO2 होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ कहा जाता है। 71 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर C हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 72 कि मृग मरीचिका, मिराज जिसे बोला जाता है, बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? मृग मरीचिका जो है, जो मिराज घटना बनती है परिघटना, उसको आपको बताना है कि इस परिघटना को क्या कहते हैं, ये किसके कारण बनता है। दूर दूर तक देखिएगा, गर्मी के दिनों में रोड पर दिखाई देगा पानी है, लेकिन नजदीक जाने पर पानी होता ही नहीं है। यार दूर दूर तक देखिएगा राजस्थान वाले क्षेत्र में कि ऐसा लगेगा दूर से कि हिरण खड़ा है, इसके मृग खड़ा है, लेकिन नजदीक जाइएगा तो कुछ आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक, वो आपको किसके कारण होता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। 72 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के प्रमुख उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि आपसे पूछ सकता है। जैसे कि हीरे का अत्यधिक चमकना, हीरे का चमकना क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही। रेगिस्तान में मरीचिका या ठंडे प्रदेशों में आपको मरीचिका दिखाई देना, ये भी आपको। कांच अगर चटका हुआ रहता है या आपको टूट जाता है तो उसको चमकीला भाग दिखाई देता है, टूटा हुआ भाग आप जानते हैं। पानी में जो पड़ी हुई आपको परखनली होती है वो चमकीली दिखाई पड़ती है, ये भी आपको पता है। प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर ही काम करता है, ये भी आपको पता है। पानी में जो हवा के बुलबुले होते हैं वो चमकती है, ये भी आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर ही काम करता है। कालिक से पोता हुआ गोला चमकता है, ये भी आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही ये चमकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है कि हाइपरट्रोपिया यहाँ पर देखिए, हाइपरट्रोपिया क्या होती है ये आपको बताना है। हाइपरट्रोपिया देखिए, एक मायोपिया होता है, एक हाइपरट्रोपिया होता है। ठीक, तो हाइपरट्रोपिया किसे कहा जाता है? तो हाइपरट्रोपिया दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है। वही मायोपिया किसे कहा जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। ठीक, अब देखिए जो निकट दृष्टि दोष है उसमें नजदीक की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। और इसके निवारण में, निकट दृष्टि दोष के निवारण में अगर पूछे तो इसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और इसके निवारण में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही आप देखिएगा दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी, नजदीक की नहीं दिखाई देगी, और इसके निवारण में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये आपसे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे
कि जो सामान्य व्यक्ति है उसको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम सीमा कितना होता है, तो वो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, 25 सेंटीमीटर होता है स्पष्ट सीमा की न्यूनतम जो सीमा होती है किसी व्यक्ति का। और अगर आप बात करें कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, तो किसी भी प्रतिबिंब रेटिना पर कितने सेकंड तक रहता है, तो कोई भी वस्तु देखिएगा ना, तो आपके रेटिना पर 1/10 सेकंड तक वो कम से कम रहेगा। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा प्रतिबिंब के रूप में। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए आगे ये सब क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ जो जो महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 74 कि सीने बार का अशुद्ध अयस्क है। सीने बार किसका अशुद्ध अयस्क है, ये आपको बताना है। सीने बार जो है ये किसका अशुद्ध अयस्क है। ठीक, तो सीने बार किसका अशुद्ध अयस्क है बताइए। तो ये जो आपको सीने बार अयस्क है ये आपको पारा का अयस्क है, जिसे मरकरी भी बोला जाता है। ठीक, मरकरी या पारा ये जो होता है मिनीमाटा रोग इसी के कारण होता है, पारा या मरकरी के कारण ही। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पारा है ये आपको अशुद्ध अयस्क है किसका, सिनेबार का। और तांबा का जो अयस्क होता है ये कौन होता है, तो ये क्यूपेराइट होता है। और पायराइट जो होता है ये तांबा का अयस्क है। वहीं लोहा का देखिएगा हेमेटाइट जो अयस्क है ये लोहा का अयस्क है। बाकी हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, लिम्नोनाइट होता है और सिडेराइट होता है, ये आयरन में इसकी लोहा का अयस्क होता है। आयरन पायराइट भी लोहा का ही अयस्क है। ठीक, और सीसा का अयस्क देखिएगा तो ये आपको गैलेना जो है ये आपको सीसा का अयस्क है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपको 75 देखिए कि किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन का प्रक्रम को कहते हैं। किसी भी आपको तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को क्या कहा जाता है, ये आपको जल के निष्कासन के आपको प्रक्रम को कहा जाता है निर्जलीकरण। ठीक, डिहाइड्रेशन कहा जाता है। किसी भी तंत्र से आपको जल के निकालने की प्रक्रिया को डिहाइड्रेशन कहा जाता है। ये इसका 75 का आंसर आपको ए हो जाएगा। गर्मियों के दिन में आप जानते हैं पानी वानी आपके शरीर में कमी हो जाता है, वो डिहाइड्रेशन ही कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए कि अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक्स पदार्थ होते हैं। अधिकांश जो पादप वायरस होते हैं इसकी आपको जो पौधे वाले वायरस होते हैं उसमें कौन से जेनेटिक आपको होते हैं पदार्थ होते हैं, ये आपको बताना है। तो अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक जो आपको होते हैं ये आरएनए होते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म पूछ सकता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है रिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, रिबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और राइबोसोम पर पाए जाने वाले आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, ये आपको याद रखिएगा। वाटसन एंड क्रिक ने जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था डीएनए का, ये वाटसन एंड क्रिक द्वारा दिया गया था, जिन्हें नोबेल पुरस्कार फिर मिला था 1962 में। ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। एक छोटे से भाग में आपको जो जीन कहते हैं, एक छोटे से भाग को जीन कहते हैं जो डीएनए में होता है। ये सब आपको याद रखना चाहिए, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है कि कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्राय होता है। जो कवक में संचित भोज्य पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो कवकों में संचित भोज्य पदार्थ जो होता है ये होता है ग्लाइकोजीन। ग्लाइकोजीन कहा जाता है कवकों में संचित भोज्य पदार्थ को। ठीक, 77 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए सिरका का खट्टापन किसके कारण होता है। जो सिरका होता है ये खट्टा होता है, ये किसके कारण होता है, तो सिरका का खट्टापन जो होता है ये एसिटिक अम्ल के कारण होता है। ठीक, एसिटिक अम्ल के कारण होता है सिरका का खट्टापन। अब टाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो लैक्टिक दूध में पाया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। और ये मांसपेशी में जब लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है तो आप आदमी को थकान महसूस होने लगता है, आपको दुखने लगता है पैरों। ठीक, अगर पैरों में जमा हो जाता है तो या मांसपेशी में। तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा, सिरका का खट्टापन एसिटिक अम्ल के कारण होता है, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन होता है। किस प्राणी का रुधिर नहीं होता है लेकिन श्वसन होता है, ये आपको बताना है। तो किस प्राणी में रुधिर नहीं होता लेकिन श्वसन होता है, इसका नाम है हाइड्रा। हाइड्रा में आपको रुधिर नहीं होता लेकिन श्वसन होता है। ठीक, तो 79 का आंसर भी। देखिए मैं लूसेंट से जो मैं बार बार बोलता हूँ कि लूसेंट से क्वेश्चन कीजिएगा तो साइंस का सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो लूसेंट का मैं शुरुआत कर चुका हूँ, डेली 30 क्वेश्चन कराता हूँ और वो जरूर लिखिएगा। अभी तक 3 पार्ट में मैं टोटल 1500 क्वेश्चन कराने वाला हूँ लूसेंट सा। ठीक, उसका भी मैं लिंक नीचे दे दूंगा। अगर वो साइंस का क्वेश्चन आप देखते हैं तो एक बात समझिए कि 30 में 30 साइंस का क्वेश्चन आप कर आइएगा, ये पूरा मेरा दावा है। ठीक, और साइंस का अगर 30 में 30 क्वेश्चन कर लेते हैं तो एग्जाम कैसे भी ये निकाल सकिएगा। ठीक, काफी टफ कंपटीशन है, एग्जाम में अच्छे से आपको मन लगाकर तैयारी करना पड़ेगा, एक बात ध्यान में रखिएगा। और उसका लिंक मैं दे दूंगा, वो जरूर देखिएगा। डेली मैं 30 क्वेश्चन कराता हूँ साइंस से, लूसेंट का पूरा निचोड़ 1500 क्वेश्चन कराने वाला हूँ 50 दिनों में। ठीक, तो वो जरूर आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कि मनुष्य के आंखों के स्वस्थ क्रियाशीलता को कौन सा विटामिन है। तो मनुष्य के आंखों में स्वस्थ क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए, इसकी स्वस्थ आपको आंख रखने के लिए ये विटामिन ए की आपको चाहिए। विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी रोग हो जाता है, जो कि आंख की बीमारी है, जो कि रात को दिखाई नहीं देता। विटामिन ए इसका आंसर हो जाएगा। 80 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 81 के फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन थे। जो फाउंटेन पेन आविष्कार किया गया था इसके आविष्कारक कौन थे, ये आपको बताना है। तो फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे, तो ये थे आपको वाटरमैन थे। ये सब मैं पहले भी आपको, अब मेरे से अगर करते होंगे साइंस का क्वेश्चन तो ये कल भी मैंने आपको पढ़ाया उड़ाया था, तो आराम से आप क्वेश्चन करते होंगे। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा अधिक उपयुक्त होता है। तो ट्रांसफार्मर में जो क्रोड बनाए जाते हैं वो आप देखिएगा अस्थायी तौर पर आपको चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो उसमें नर्म लोहे का बनाया जाता है वो चुंबक। और यहाँ पर आपको आंसर क्या हो जाएगा, 82 का। यहाँ पर देखिए 82 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी।
क्वेश्चन नंबर 83 की एक खगोलीय इकाई संबंधित है। एक खगोलीय इकाई क्या होता है ये आपको बताना है। एक खगोलीय इकाई नाम से ही पता चल रहा है आपको, आराम से ये लगा लीजिएगा। एक खगोलीय इकाई क्या होता है? सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी को ही एक खगोलीय इकाई कहा जाता है, ठीक। और ये दूरी का इकाई है, ये आपको याद रखिएगा, पृथ्वी और बीच की सूरज के बीच की दूरी की। सबसे बड़ा जो दूरी की इकाई है उसे पार्सेक कहा जाता है, और उसके बाद जो आता है वो आपको प्रकाश वर्ष। ये सभी आपको दूरी की इकाई है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 के रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया जा गया है? रेड डाटा बुक, ये रिपीटेड क्वेश्चन ये बार बार आता है। रेड डाटा बुक में आपको किसका विवरण मिलेगा? तो रेड डाटा बुक में आपको विवरण मिलता है संकटपान पादप और जीव जंतु को। संकटपान जो पादप और जीव जंतु है उनका आपको विवरण मिलता है। 84 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 के निम्न में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होते हैं? तो किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होते हैं, ये आपको बताना है। ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको सीसा। सीसा के कारण मानसिक रोग या तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग हो जाता है। ये देखिएगा ज़्यादातर आपको मोटर वाहनों से निकलता है, जो उजला वाला धुआं होता है उसमें सीसा ज़्यादा होता है, ठीक। तो ये 85 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। जो कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है वो क्या कौन सी कहलाती है, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि इसमें इंटोमोलॉजी जो है वो कीटों से संबंधित शाखा है, इंटोमोलॉजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 87 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। तो एक बैरल में कितने लीटर होते हैं ये आपको बताना है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, ठीक। तो एक बैरल में जो होते हैं 159 लीटर होते हैं। 159 लीटर को एक बैरल बोला जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपको 88 देखिए कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषित कहलाते हैं। जो मानव जनित मीन्स कि मानव द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जाता है, तो मानव जनित जो प्रदूषण है वो क्या कहलाते हैं ये आपको बताना है। मानव जनित प्रदूषण क्या कहलाते हैं, इसे क्या बोला जाता है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसे क्या बोला जाता है? मानव जनित जो पर्यावरण प्रदूषण है इसे बोला जाता है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है इसे। तो 88 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 89 है कि तरल अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। जो तरल अवस्था में पाई जाने वाला धातु है इसका नाम आपको बताना है। तो तरल अवस्था में पाए जाने वाले धातु का नाम है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कि तरल अवस्था में मिलता है। 89 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था ये आपको बताना है। तो जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। किसने समझाया था? लैमार्क ने, ठीक। तो 90 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से मैं मैथ का क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। मैथ का क्वेश्चन है, आपको खुद ही बनाना है। मैं आंसर बताते चलूंगा और तरीका क्या है वो बताते चलूंगा, ठीक। क्योंकि आपको पता है कि आपके सिलेबस में मैथ ही है और मैथ आपको 10th लेवल पर पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन मैथ से मैं आपको कराते चलूंगा सेट में, तो ये मैथ भी आपको करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए आपके सामने है कि 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है। तो आयत का चौड़ाई क्या है? क्षेत्रफल दोनों का बराबर है। तो यहाँ पर मान लीजिए आयत के क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर में। इसकी 72 × 72 कर दीजिए, ठीक। यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर आपको 108 दिया है आपको, क्योंकि इसका पूछ रहा है आयतन, माफ कीजिएगा, इसका आयत का क्षेत्रफल दे रहा है तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर देखिए लंबे दिया हुआ, चौड़ाई निकालना है, चौड़ाई को x मान लीजिए। अब यहाँ से इसको कटा दीजिए, ये 72 को इधर लाइए या इसको इधर ला जाइए, ये 108 कर दीजिए। 72 × 72 के नीचे 108 कीजिएगा तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट निकल कर कट कर आ जाएगा 48। इसका आंसर निकल कर कट कर आ जाएगा कितना? 48 निकल कर आ जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए बना हुआ है, वीडियो रोक कर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, वर्ग जो 21, 36 और 66 को प्रत्येक द्वारा विभाजित हो, ये आपको बताना है कौन से इसमें से वर्ग है। वर्ग होना चाहिए जो कि 31, 36 और 66। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 31, 36 और 66 का लघुत्तम निकालेंगे। जब लघुत्तम निकालेंगे और फिर उसे वर्ग बनाएंगे, क्योंकि वो उस समय तो लघुत्तम आप निकाल लीजिएगा मिस कि इससे कट जाएगा, लेकिन ये पूछ रहा है वर्ग वो कौन सा होगा जो कि ये तीनों से कटेगा। तो फिर उसको वर्ग में देखेंगे उसके समीप वर्ग कितना आता है, तो आप ये निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपको वर्ग के रूप में ये 213 और 444, इसकी 92 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी निकाल कर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने क्वेश्चन है, कोई धन राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है? तो वार्षिक ब्याज दर आपको गिनाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 वर्ष में कितना हो जा रहा है आपको, मिस की 2900 होता रहा है, और आपको 10 वर्ष में 3000, मिस की 100 रुपया बढ़ जा रहा है 2 ही साल में। आप देखिए 2 साल समय निकल गया, 100 रुपया पर ब्याज बढ़ जा रहा है, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है मान लीजिए यहाँ पर कोई भी धन मान सकते हैं, तो ये वार्षिक ब्याज अगर निकालिएगा तो इसका वार्षिक ब्याज 2% के करीब निकल कर आ जाएगा, ठीक। आराम से ये निकाल सकते हैं, 2% के करीब निकल कर आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, दो नल ए और बी एक टंकी को 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं तथा नल सी एक भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दी जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ये आपके सामने ऑप्शन सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको टाइम एंड वर्क और आपको पाइप एंड टंकी पर क्वेश्चन बनाए होंगे, दोनों एक ही आपको तरीका से क्वेश्चन बनता है, ठीक। मान लीजिए यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ए और बी किसी काम को 2-4 दिन में कर सकते हैं और सी उसी काम को 2 दिन में समाप्त मिस की खराब कर सकता है, ठीक। ये बना सकते हैं, ये बिगाड़ सकता है, ठीक। तो ये आपको तीनों काम स्टार्ट करने चले तो कितने दिनों में ये आपको बना सकते हैं, ठीक, और ये खराब भी कर रहा है, ठीक। तो वही बात है,
नल और टंकी में दे दिया है तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको ए और बी का आप दे रहा है 3 और 4 और ये आपको दे रहा है 2, तो सबसे पहले आपको तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए, तीनों का एलसीएम निकालिएगा 12 हो जाएगा। ठीक, 12 कर दीजिए, ये बना रहे हैं तो ये 3 चौके 12 और चरतियाँ 12 मिस की 3 4 7 और ये बिगाड़ रहा है तो इसको माइनस कर दीजिए मिस की आपको 6। तो ये आपको इस यहाँ पर आंसर निकल कर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको निकाल कर आइएगा, ये देखिए इसका आंसर क्या निकलेगा, इसका निकलेगा आपको एक घट जाएगा इसमें से तो ये 12/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा आपको 12 घंटे में बनकर आपको आराम से बन जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर बी हो जाना चाहिए। ठीक, बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किमी प्रति घंटा से, मीन्स की ए नगर है और बी एक कार द्वारा एक ए से बी जाता है 72 किमी के हिसाब से। ठीक, और बी से आपको आता है 48 किमी से हिसाब से, 48 किमी प्रति घंटा के हिसाब से। ठीक, वापस आता है तो पूरी यात्रा में औसत चाल निकालना है। ये तो बहुत ही आसान है। औसत चाल में क्या होता है, यहाँ पर 2xy लिख दीजिए और x + y प्लस, बस ये फार्मूला लगाया जाता है। ठीक, यही तो फार्मूला लगाया जाता है ना, तो ये फार्मूला लगाइएगा तो बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 × 72 इंटू आपको कितना में 48 बटा में 72 प्लस 48। अब इसको आपको गुणा पहा कर कटा लेने आपको आता ही होगा तो कटाइएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर सी निकल कर आ जाएगा। ठीक, ये बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए कि एक 980 का 12% माइनस 450 का कितना परसेंट करेंगे कि 227 का 30% आएगा। तो ये सब बनाना आपको पड़ेगा। 980 का 12% निकालिए आप, फिर इसमें से मान लीजिए यहाँ पर x मान लीजिए। ठीक, तो ये 450 × x/100 कर दीजिए बराबर यहाँ पर 227 का 30% निकाल दीजिए। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन कीजिएगा, तो कैलकुलेशन वाला ये सब चीज़ है, कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको आराम से बन जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 11। यहाँ पर x का जो यहाँ पर दिया हुआ है परसेंटेज जगह वाट दिया हुआ है, यहाँ पे x मान लीजिएगा, x का वैल्यू 11 निकल कर आ जाएगा। कैसे बनाइएगा यहाँ पर मैं आपको दे दिया हूँ, वीडियो रोककर आप देख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 है कि यदि a + b, अब फार्मूला तो पता ही होना चाहिए, a + b होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए पूछ रहा है क्या, यहाँ पर देखिए कि पूछ रहा है ये कि a + b बराबर 7 दिया हुआ है, ab बराबर 12 दिया है, तो पूछ रहा है a² + b² बराबर क्या होगा। तो हम जानते हैं a + b दिया है ना, तो a + b को होल स्क्वायर कर दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab। ठीक, तो यहाँ पर निकालना क्या है, a² + b²। ठीक, तो यहाँ पर a + b के जो होल स्क्वायर किए हो तो यहाँ पर 49 हो जाएगा। 49 का अगर इधर 2ab भेज दो, 2ab मीन्स की ये 12 दूनी के 24, 24 इसमें से घट जाएगा तो आराम से निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर 49 में से 24 जाएगा तो 25 निकल कर आ जाएगा। ठीक, a² + b² का फॉर्मूला 25 निकल कर आ जाएगा, मीन्स की आपको मान निकल कर 97 का आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर बना लीजिएगा, देखिए ये बनाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए कि 12% तथा 10% की 2 अनुक्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट को 6300 रुपया में बेचा गया है। इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना है, ये आपको बताना है। ये 2 प्लेट है, इसको 12% और आपको 10%, तो 12% पहले छूट दिया गया तो ये 12% घटाइएगा तो 88.5% के करीब आ जाएगा। ठीक, 12.5% है, फिर 10% घटाइएगा तो 90% के आ जाएगा। ये दोनों का 88.5% × 90% ये बराबर क्या हो जा रहा है, 6300 हो जा रहा है। तो आपको बताना है कि कितना रुपया पर छूट दिया गया होगा कि ये 6300 रुपया हो जा रहा है इतने इतने छूट देने पर। ठीक, तो इसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाइएगा तो लंबा हो जाएगा। ऐसे आपको x मान लीजिएगा, x मान लीजिएगा इंटू आप कर लीजिएगा, यहाँ पर माफ कीजिएगा 87.5%, क्योंकि 12.5 घटेगा आपको 100 में से तो 87.5 आएगा, तो 87.5% कर लीजिएगा यहाँ पर इंटू यहाँ पर आपको 90% हो जाएगा, 90 इक्वल टू आपको 63। तो यहाँ पर x का वैल्यू जब निकालिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाना चाहिए, 8000 के करीब आ जाना चाहिए। ठीक, ये बनाकर देखिएगा, इसके आंसर 8000 आएगा पक्का। ठीक, ऐसे बना लीजिएगा, ये ऐसे मैंने बनाया, यहाँ पर बना सकते हैं आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए कि ये देखिए क्वेश्चन नंबर 99 बहुत आसान है, ये आप फार्मूला जानते होंगे तो बना देंगे। ठीक, ये क्या कर रहा है कि 256 × 256 माइनस 144 × 144 बटा में 112, तो ये 256 मीन्स की a × a माइनस b × b, तो ये a² हुआ माइनस b² हुआ, तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, तो a + b × a - b, यही तो फॉर्मूला होता है। बटा में 112 दे दीजिए, यहाँ पर 112 ए मत कहने का मतलब कि यहाँ पर 256 रख दीजिए, यहाँ पर आपको 144 रख दीजिए। ठीक, वैसे ही यहाँ पर 256 रख दीजिए माइनस 144 कर दीजिए। ठीक, तो ऐसे ही कीजिएगा, बनाइएगा तो यहाँ पर आराम से ये बनकर निकल कर आ जाएगा, और ये आप बनाने की कोशिश कीजिएगा तो निकल कर आ जाएगा। लगभग 400 के करीब इसका आंसर आना चाहिए। ये बनाइएगा आपसे बनाना होगा आपको खुद ही। ठीक, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने है कि दूध और पानी के किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर ही 20% का लाभ हो, और दूध पानी को मिलाना है। किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को बेचने पर आपको दूध यहाँ पर 5 भाग कर दीजिए और पानी यहाँ पर 1 भाग कर दीजिए, यहाँ पर मिलाइए तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कि ये जो आपको लाभ हो जाएगा 20% के करीब हो जाएगा, क्योंकि इसे आपको 6 बराबर अगर मानते हैं 20% का लाभ होना चाहिए तो यहाँ पर 20 कर दीजिए, 6 दूनी की 120 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर दूध कितना था, 20 × 5 = 100, तो 120 हो जाएगा, और 100 से क्या हो गया है, यहाँ पर 120 हो गया है, तो ओबीसी सी बात है 20% का लाभ हुआ होगा, तो यहाँ पर 20% का लाभ होगा, तो आपको यहाँ पर दूध होना चाहिए 5 के रेशियो में और आपको पानी होना चाहिए 1 के रेशियो में, इसकी 5:1 में आपको होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 100 का आंसर डी। ठीक, तो इसका आंसर आपको डी होगा। अब बताइए कि 100 क्वेश्चन में आपने कितना बनाया।